हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वैष्णव सर की मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के गणित का पाठ 1 के जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो हमको प्रश्न बैंक प्राप्त हुआ है, उस प्रश्न बैंक के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये ब्लूप्रिंट है इस सत्र के लिए। कोविड के चलते कुछ कोर्स कम किया गया है, तो चलें इस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही हम अपने प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए, ब्लूप्रिंट जिनको आवश्यकता हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद है कुछ कोर्स कम किए गए हैं, उन कोर्सों के बारे में अपन जानेंगे। तो कौन कौन से कोर्स कम किए गए हैं वो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। जिनको आवश्यकता हो, जो जो कोर्स परीक्षा में आने हैं, है ना, तो कम किए गए पाठ्यक्रम जो हैं आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, उनकी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम अध्याय 1 वास्तविक संख्या के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो प्रश्न बैंक में हमको प्राप्त हुए हैं। तो वार्षिक परीक्षा में इस पाठ से हमको जो है 1 अंक के 3 प्रश्न आने हैं और 2 अंक का 1 प्रश्न आना है। कुल मिला के इस पाठ से हमको 5 अंक के प्रश्न आने हैं। तो चलिए, सबसे पहला काम हम प्रश्न 1 के विकल्प को देखते हैं। तो इसमें क्या है, सही विकल्प चुनिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 96 और 404 का HCF होगा। तो 96 404 का क्या HCF होगा, अपने को ऐसा नहीं कि मतलब जिसको मन करे लगा दें, ऐसा नहीं, गणित में ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा शॉर्ट में हल करके उसको लगाना उचित होता है ना। तो चलिए 96 404 का HCF निकाल लेते हैं। तो 96 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 96 का गुणनखंड निकालें पहले, तो काटते हैं इसको। 2 चौको 8, 1 बच गया तो उसमें जाएगा तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। अब इसको फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर अभी 2 से कट जाएगा तो 2 से काटे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर इसके बाद 2 से कट रहा है ये, तो इसको 2 से फिर काटें, 2 छिक्का 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 1 कम 3। अब 404 का गुणनखंड निकाल लें। तो 404 पहले 2 से कट रहा है तो काट दें, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4। अब फिर ये 2 से कट रहा है तो 2 से काटें, 2 1 कम 2, 2 शून्यम 0, 2 1 कम 2। अब ये 101 किसी से नहीं कटेगा, है ना, तो 101 1 कम 101। तो 96 का गुणनखंड ये प्राप्त हो गया हमको, 104 का गुणनखंड ये प्राप्त हो गया। अब देखिए, जो संख्याएं दोनों में मिलती हों, है ना, तो क्या देखा जाता है इसमें, सबसे कम जो है उभयनिष्ठ घात जो होती है उसको अपन HCF में लेते हैं। तो देखो दोनों में क्या है, 2 ठो 2 दोनों में शामिल है ना। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 2 मिल गए हमको, तो 2 दूनी 4। फिर आते हैं प्रश्न 2 में, 12 और 15 का HCF क्या होगा। तो चलें अपन 12 और 15 का HCF ज्ञात करते हैं। तो पहले 12 का गुणनखंड निकालें, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3। फिर 15 का गुणनखंड निकालें, 3 पचे 15, 5 1 कम 5। तो अब 12 का गुणनखंड मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का गुणनखंड मिल गया 3 गुणे 5। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है हमको, 3 दोनों में मिल रहा है, तो हमारा HCF क्या हो गया, 3 हो गया। तो दूसरे प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, A, है ना। अब आ जाए तीसरे नंबर के प्रश्न में। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में हमको क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका LCM 8 है, तो उनका HCF होगा।
तो आप लोग सब जानते हैं कि इसके लिए अपने पास एक फार्मूला होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम कितना दिया है 8 गुणे एचसीएफ बराबर संख्या का गुणनफल 32 दिया है। अब देखें 8 का इधर गुणा है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करके भाग हो जाएगा। तो 8 चौको 32, ये कट गया। तो हमको एचसीएफ कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अब आते हैं चौथे नंबर के विकल्प में। तो चौथे विकल्प में 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा ये बताना है हमको, है ना। तो चलें 4 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, फिर 7 का गुणनखंड निकाल लें, 7 एक कम 7, है ना। तो अभी 7 तो किसी से कटेगा नहीं, तो 4 का गुणनखंड कितना मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 1, और 7 का गुणनखंड कितना मिल गया, 7 गुणे 1। अब देखिए दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, दोनों में एक उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ जाए 5वें नंबर में, किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। अब हमको इसको जांचना है कि हमारा समपूर्णांक किस रूप का होता है। तो चलें पहले 2m+3, 2m+3 में हम क्या करेंगे, m की जगह 1 रखें। तो m की जगह 1 रखते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो जाता है, 5 प्राप्त होता है। फिर हम दूसरे नंबर में m की जगह 1 रखेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। फिर तीसरे नंबर में m की जगह 1 रखेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। फिर चौथे नंबर में अपन m की जगह 1 रखेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे समपूर्णांक किस में मिला है, सी नंबर में, है ना। 2m की जगह जब 1 रखे तो हमको 2 मिला, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा सही उत्तर क्या होगा, सी 2m। छठवें नंबर में आए, संख्या 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो चले 5 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 5 एक कम 5, फिर इसके बाद 15 का गुणनखंड निकालें तो चलें 3 5 15, 5 एक कम 5। फिर इसके बाद 30, 20 का गुणनखंड निकालें तो 2 दाहम 20 और 2 पंचे 10, फिर 5 एक कम 5। अब इसका गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया। तो HCF निकालें जो तीनों में मिल रहा हो, है ना। तो तीनों में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो HCF क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। और LCM में क्या करते हैं, हम सभी संख्याओं को लेते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो संख्याएं सभी में 2 बार होंगी अगर तो 2 बार लेना है ना। अगर वो 1 बार है तो भी उसको अपने को लेना है ना। तो चले, तो हमको HCF कितना मिल जाएगा, इस LCM कितना मिल जाएगा, 60 मिल गया। अब LCM भागे HCF कर दें तो 60 भागे 5 हो गया। तो काट दें, 12 पंचे 60 कट गया, तो 12/1 प्राप्त हो गया, मतलब 12:1। तो यहाँ पे हमारा 12:1 डी नंबर का उत्तर क्या है, सही है। फिर आ जाए प्रश्न नंबर 2 में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप सब लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन क्या होता है, शेषफल, है ना। तो इसमें शेषफल भर देना है। फिर आ जाए दूसरे प्रश्न में, संख्याओं 8, 9 और 25 के HCF का मान कितना होगा। तो चलें 8 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 दूनी 8 का गुणनखंड निकालें, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2। फिर इसके बाद हम 9 का गुणनखंड निकालें तो 3 त्रिकाई 9, फिर 3 एक कम 3। फिर 25 का गुणनखंड निकालें तो हो जाएगा 5 25, फिर 5 एक कम 5। तो हमको HCF इधर कितना मिलेगा, जो सभी में मिल रहा हो, देखिए सभी में 1 ही मिल रहा है ना। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आते हैं अपन प्रश्न नंबर 3, सत्य और असत्य बताना है। तो सत्य असत्य में देखिए पहला नंबर सत्य है। क्यों, क्योंकि जो ये पहला नंबर लिखा है, 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A = BQ + R, है ना।
तो ये क्या है आप लोगों को याद होगा, ये क्या है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है ना। तो जब यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका ही है ना, ये प्रमेय ही लिखा है, तो क्या होगा, ये हमारा कथन सत्य है। फिर दूसरे नंबर में क्या पा रहे हैं अपन, क्या लिखा है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो देखिए ये भी प्रमेय है। ये कौन सी प्रमेय है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है ना। तो ये भी क्या है, सत्य है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 4, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। तो 94 404 का HCF लिखिए। तो चलें 94 404 का HCF कितना आएगा। तो पहला काम हम क्या करते हैं, 94 का गुणनखंड निकाल लें। तो निकालें, 2 चौके 8, 1 बच गया है ना, तो इधर 7 में चला जाएगा तो हो 1 बच गया, तो 4 में चला जाएगा तो हो जाएगा वो 14, 2 सत्ते 14। फिर अब 47 किसी से नहीं कटेगा, तो 47 से कम 47। फिर 404 का गुणनखंड निकालें। तो 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 शून्यम 0, 2 1 कम 2। अब 101 किसी से नहीं कटेगा है ना, तो कितना हो जाएगा इसका, 101 1 कम 101। अब इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, HCF लिखना है। तो HCF निकालें, तो जो दोनों में संख्या मिल रही हूँ वही होगा HCF। तो दोनों में क्या मिल रहा है हमको, 2 है ना, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 का ही दूसरा सवाल, किसी पूर्णांक p के लिए 2p + 1 सम होगा या विषम, ये हमको बताना है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं अपन, एक बार p की जगह अपन 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। तो जिसमें हमको बार बार सम प्राप्त होगा तो ये सम होगी, और जिसमें रखने पर हमको विषम प्राप्त हो तो वो संख्या विषम हो जाएगी है ना। तो चलें पहले हम p की जगह 1 रख के देख लेते हैं बस। तो p की जगह 1 रखे है ना, तो हमको क्या मिलेगा, p की जगह 1 रखेंगे तो हमको 3 मिलेगा हल करने पर है ना। तो ये क्या है, विषम प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद 2p + 1, अब p की जगह हम 2 रखते हैं, तो 2 रखने पर हमको क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। फिर इसके बाद p की जगह हम कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, तो 3 रखने पर हमको 60 प्राप्त होता है। मतलब हम p की जगह 1 2 3 कुछ भी रख रहे हैं तो हमको कौन सी संख्या मिल रही है, विषम संख्या मिल रही है, इसलिए इसका क्या होगा, विषम होगा है ना। चले अब आ जाए प्रश्न नंबर 5 में। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है, संख्याओं 135 और 125 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए है ना। तो चले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप देख रहे होंगे है ना, आपके सामने हल है, स्क्रीन में दिख रहा है। अब हम इसको हल करते हैं। तो अब देखिए 135 और 225, इसमें बड़ा कौन है, 225। तो अपन क्या करेंगे, 225 में 135 का भाग देते हैं है ना। तो 135 से कम 135, फिर 225 में 135 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 90 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद तो ये हो गया हमारा प्रथम चरण हो गया है ना, तो इसको लिख लेंगे, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से। फिर अब क्या करेंगे अपन, अब जो शेष फल प्राप्त हुआ है उसको फिर से भाग देंगे है ना। तो चलें अब 90 का भाग देंगे, शेष फल का इसमें भाग देंगे, तो फिर से 90 एक कम 90। अब 135 में 90 घटा दिए तो कितना प्राप्त हो गया, 45 प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद अब फिर से शेष फल हमको 0 नहीं प्राप्त हुआ, तो फिर काम करना है, मतलब ये काम आपको तब तक करना है जब तक 0 प्राप्त ना हो जाए। अब चलें अपने को 90 में क्या करना है, अब फिर से 45 का भाग देंगे, तो 45 से कम 45 है ना, 45 दूना 90, तो 2 बार गया। अब 90 में से 90 घटा देंगे तो शेष फल कितना आ गया, 0। तो अब हमको क्या है, शेष फल तीसरे चरण में 0 प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा HCF क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, चलें अब अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर 6, 867 255 का HCF ज्ञात करना है हमको है ना। तो चलें ज्ञात करें।
तो 867 में 255 का भाग देते हैं, तो 255 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, है ना, तो 765 आएगा। अब 867 में 765 घटा दें तो शेषफल कितना हुआ, 102 प्राप्त हुआ। अब फिर इस शेषफल का भाग देंगे, तो चले 102 का अपन 255 में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 255 में भाग देंगे तो हमको कितना शेषफल प्राप्त होगा, 51 प्राप्त हुआ। मतलब अभी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। अब फिर से अपन क्या करेंगे, 102 में 51 का भाग देंगे तो हमको 51 दूनी 102। तो अब यहाँ पे हमको शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। इसलिए HCF कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। चले अब आते हैं प्रश्न संख्या 7। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरें। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो चले अब ये प्रश्न देखते हैं अपन। तो अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 420 और 130 का HCF निकालना पड़ेगा। तो चले HCF निकालते हैं। तो इसमें बड़ा कौन है, 420 है, तो 420 में 130 का भाग देते हैं तो 130 तिहाई 390 हो गया। तो 420 में 390 का भाग देंगे, शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 30 प्राप्त हो गया। अब जितना शेषफल प्राप्त हुआ है फिर से इसका भाग देंगे, 130 में भाग दें तो 30 चौके 120। अब शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। अब फिर इस 10 शेषफल जो हमको प्राप्त हुआ है इसका हम 30 में भाग देंगे तो 10 तिहाई 30। अब शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 10 हो गया, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 10 हो गया। मतलब 10-10 की ढेरी वो बनाना पड़ेगा उसको, है ना। अब चलें प्रश्न नंबर 8। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलें अब 616 और 32 का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो चलें 616 बड़ा है कि 32 बड़ा है, 616 बड़ा है तो 616 में 32 का भाग देते हैं। तो 32 का भाग देंगे तो 32 का कितने बार जाएगा, 19 बार। तो 19 बार में आएगा 608 आ जाएगा, है ना। तो हमको शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया, है ना। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, इस 8 का भाग देंगे। तो 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 चौको 32। तो शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0। मतलब हमारा HCF क्या होगा, 8 होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 स्तंभों में वो मार्च कर सकते हैं। ठीक, चलें अब प्रश्न संख्या 9 में आते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब इसमें हमको चलिए देखते हैं। तो हमको धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है ये बताना है, और जो विषम पूर्णांक है वो किस रूप का होता है, 2q + 1 का। तो आप लोग हल देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन में, है ना, ये इसका हल है। तो इसको हम क्या करें, सबसे पहला काम मान लेते हैं कि a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना है, 2। तब हम यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से पा रहे हैं कि a बराबर 2q + r। ठीक है, अब चलें, जब हम r की जगह 0 रखते हैं तो हमको a बराबर कितना मिलेगा, 2q मिलेगा। और जब हम r की जगह 1 रखते हैं तो a बराबर कितना मिलेगा, 2q + 1 मिलेगा। अब यहाँ पे हमको स्पष्ट दिख रहा है कि जो a बराबर 2q है वो क्या है, एक समपूर्णांक है, और जो a बराबर 2q + 1 प्राप्त हुआ है वो क्या है, विषम पूर्णांक है ना। चलें अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q + 1, 4q + 3
के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। तो चलें अब इसके लिए अपन हल करते हैं। तो सबसे पहला काम हम मान लेते हैं कि एक विषम पूर्णांक क्या है, a है। अब इसके बाद b का मान हम कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से देखें, यहाँ पे हम जो है a संख्याओं के लिए हमको अब क्या मिल गया, जब हम 4q मिल गया, 4q प्लस 1 मिल गया, 4q प्लस 2 मिल गया, 4q प्लस 3 मिल गया, है ना। ये कहाँ से मिला हमको, यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका में हम एक बार r की जगह जो है 0 से लेके 3 तक संख्या रखे तो ये हमको प्राप्त हो गया। अब यहाँ q क्या है, हमारा भागफल है। तो q एक विषम पूर्णांक है। q कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो चलें, इसलिए यह 4q धन 2 के रूप का नहीं हो सकता। अब यहाँ से देखें, चूंकि q हमारा विषम पूर्णांक है ना, तो इसलिए यह 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों क्या है, 2 से भाज्य हैं, है ना। 2 से विभाज्य हो जाते हैं, 2 से भाग देने पर कट जाते हैं। इसलिए जो है a एक विषम पूर्णांक है। तो जब हम 4q में 2 का भाग देंगे तो इसमें चूंकि 4 है ना, तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। फिर दूसरे में देखिए 4q प्लस 2 है, तो ये भी जो है इससे दोनों से 2 को बाहर निकालेंगे तो ये इसमें भी 2 कट जाएगा, है ना। तो ये भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि 4q और 4q प्लस 2 जो है एक विषम पूर्णांक नहीं हो सकता। फिर आते हैं, अब यहाँ से देखें तो फिर विषम पूर्णांक क्या होगा, जो 2 से विभाज्य ना हो। तो हमारे पास 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, है ना। अब ये देखिए, ये 2 से विभाज्य नहीं होंगे, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, विषम पूर्णांक कहलाएंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 में। तो प्रश्न संख्या 11 क्या है, उसको देखें। 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको क्या करना है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड कितना प्राप्त होगा हमको, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, बस यही इसका आंसर हो गया। फिर आ जाए प्रश्न नंबर 12। संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 156 का गुणनखंड निकालेंगे तो 156 का गुणनखंड कितना प्राप्त होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13। संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो अब हमको इसमें क्या है, गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम 6 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का गुणनखंड क्या मिलेगा हमको, 2 गुणे 3 मिलेगा। फिर 20 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इनमें क्या निकालना है हमको, HCF। तो जो दोनों में मिलता हो वो हमारा HCF हो जाएगा, है ना। तो दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, 1 ठो 2 दोनों में मिल रहा है ना। इसलिए HCF कितना हो जाएगा, 2 में हो जाएगा। अब LCM, तो LCM कितना हो जाएगा, LCM में क्या करते हैं, जो दोनों में मिलता है उसको एक ही बार लेते हैं और बाकी को पूरी जो संख्या नहीं मिलती हैं उनको भी ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे LCM कितना आ जाएगा हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। तो LCM कितना हो गया, 60 हो गया। फिर चलें अगले प्रश्न में। प्रश्न क्या है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको क्या निकालना है, 6, 72, 120 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलें अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका LCM और HCF निकालते हैं। तो 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 6 का गुणनखंड कितना प्राप्त होगा, 2 गुणे 3, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। फिर निकाल लें 72 का गुणनखंड कितना प्राप्त होगा हमको, 2 गुणे 2 गुणे 2।
फिर 3 गुणे 3, ये 72 का गुणनखंड हो गया। या फिर हम घात के रूप में भी चाहें तो लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2। फिर 120 का गुणनखंड कितना प्राप्त होगा हमको, 2 3 ठो प्राप्त होंगे, 3 एक बार प्राप्त होगा, 5 एक बार प्राप्त होगा। ये हो गया इनका गुणनखंड। अब हमको क्या निकालना है, HCF। तो HCF में किसको लेते हैं, जो सभी में उपस्थित हो और कम से कम संख्या में, है ना, जो सब तीनों के गुणनखंड में उपस्थित हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 जो है तीनों के गुणनखंड में प्राप्त हो रहा है और 3 भी दोनों के गुणनखंड में प्राप्त हो रहा है। तो HCF कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3, मतलब 2 तिहाई 6। इसी प्रकार अब एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम, अब एलसीएम में क्या करते हैं, अधिक से अधिक संख्याओं को लिया जाता है ना। तो चलें, अब 2 कितने अधिक से अधिक हैं, 3 ठो हैं, तो अधिक 2 3 है हमारे पास, तो 2 की घात 3 ले लिए। फिर 3 अधिक से अधिक कितना है हमारे पास, 2 है, तो अपन 2 ठो ले लिए। फिर इसके बाद हमारे पास 5 कितने हैं, 1 प्राप्त हुआ, तो 1 ठो 5 ले लिए और इन सब का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 360 हो गया। फिर आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, 15 नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 के HCF और LCM ज्ञात करो। तो अपन क्या करें, 12 का गुणनखंड निकालें, कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर इसका 15 का गुणनखंड कितना आएगा, 3 गुणे 5। 21 का गुणनखंड कितना आएगा, 3 गुणे 7, क्योंकि 7 त्रिक 21 होता है। अब चलें HCF, जो तीनों में मिल रहा हो, तो तीनों में क्या मिल रहा है हमको, 12 में भी 3 प्राप्त हुआ, 15 में भी 3 प्राप्त हुआ, 21 के गुणनखंड में भी 3 प्राप्त हुआ। तो HCF क्या हो जाएगा, 3। फिर आते हैं LCM। अब LCM में क्या करते हैं, जो अधिकतम हो, है ना। तो चलें देखें, 2 कितनी बार है, 2 बार है, मतलब 2 प्राप्त हो रहे हैं तो 2 लिखेंगे। 3 देखिए, तीनों में एक एक ही है ना, तो तीनों से एक ही 3 लिखेंगे। 5 एक है और 7 एक है, तो इन सब का गुणा कर देंगे तो गुणनफल कितना प्राप्त होगा, 420। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 420 हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16। तो प्रश्न संख्या 16 में हमको 300 HCF 9 दिया है और LCM हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 संख्याएं 306 और 657 है ना। तो हम सब सूत्र जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, LCM गुणे HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो चलें, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र HCF को उधर ले जाएंगे पक्षांतर करके, इधर गुणा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, है ना। तो चलें, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं क्या है हमारी, 2 संख्याएं 306 और 657। तो दोनों का गुणनफल हो गया 306 गुणे 657 भागे में HCF। तो HCF कितना दिया है, 9, तो 9 भाग में कर दिए। अब इन दोनों को गुणा करके 9 से भाग दे देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 22,338। ये हो गया क्या हमारा LCM। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 17 में। तो प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो हमको ये बताना है ना, कि क्या n का कोई ऐसा मान है जहाँ पे जो है 4 की घात n कहाँ पर समाप्त हो रहा है, 0 पर समाप्त होता है। तो सबसे पहला काम, अब देखिए हल आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है ना, तो अपन सीधे चर्चा कर ले। तो 4 की घात n लेना है और जो कहाँ पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त हो। तो आपको पता है कि यदि संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह किससे कट जाएगी, वह 5 से पूरी तरह, जिस संख्या के भी अंत में जो है 0 होता है वह संख्या 5 से क्या होती है, पूरी तरह से विभाजित हो जाती है ना। तो 5 से विभाजित हो जाती है, लेकिन 4 की घात n के गुणनखंड में जो है 0 हमको प्राप्त नहीं होगा।
4 की घात n के गुणनखंड में हमको कभी भी जो है n की जगह 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, तो हमको कभी भी जो है अंतिम का जो संख्या है वह 0 प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जो है 4 की घात n जो है अंक 0 पर क्या कह रहा है कि n का कोई मान जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो इसमें अब देखिए अपन हल में देखते हैं, है ना। किसी n के लिए संख्या 4 की घात n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी, ये बता चुके हैं, है ना। फिर इसके बाद 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। अब आप जो कि 4 की घात n का जब हम गुणनखंड निकालें तो इसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है ना। इसी कारण 4 की घात n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। तो अंकगणित का जो प्रमेय होता है उससे 4 की घात n गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 4 की घात n में जो है ये सिर्फ 2 के अतिरिक्त और कोई भी इसका गुणनखंड नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं होगी। समझ में आ गई बात, जिसके लिए 4 की घात n का अंक क्या हो, 0 पर समाप्त हो। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 18। तो हमको देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमको बताना है। तो चलिए पहले वाले को देखते हैं। तो जो 7 गुणे 13 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 दिया है, तो इसमें से क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम 13 को बाहर निकाल लिए, उभयनिष्ठ ले लिए, तो अंदर कितना बचेगा, 7 गुणे 11 धन 1। फिर अब क्या करें हम, तो 11 और 7 का गुणा करेंगे तो 11 सते 77 आ गया। अब 77 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 78। तो हमको यहाँ मिल गया 13 गुणे 78। फिर 78 को गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे तो ये 13 गुणे 6 प्राप्त होगा, है ना। तो हमारा गुणनखंड पूरा हो जाएगा 13 गुणे 6। फिर इसी प्रकार दूसरा संख्या जो दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। तो अब इसको हल करते हैं। तो इसमें भी देखिए दोनों में हमको 5 प्राप्त हो रहा है, तो दोनों से अपन क्या करेंगे, 5 को उभयनिष्ठ निकाल लें। फिर इसका अंदर कितना बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर धन में 1। अब ये गुणे में जो संख्या है इनका सबका गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1008। फिर धन 1, तो 1008 में अपन 1 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हो गया, 1009। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, 5 गुणे 1009 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम 2 से अधिक भाजक संख्याएं हमको प्राप्त हो रही हैं, है ना। तो और 2 से अधिक भाजक संख्या प्राप्त हो रही हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, ये एक भाज्य संख्या कहलाएगी। क्योंकि पहले वाले को देखते हैं हम, तो इसमें देखो ये 13 गुणे 6 जो है ये किससे किससे विभाजित हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से हमारा 5 और गुणे 1009, तो ये भी जो है ना, 1 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। तो आप लोगों को पाठ 1 जो है आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो अब आपको जो है प्रश्न बैंक से ही पूरा ध्यान केंद्रित करके जो है अपनी मेहनत करना है, ताकि अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त हो सके। अपने पास समय बहुत कम बचा है ना। तो आप लोग खूब मेहनत करें, अच्छे अंकों से पास हों, है ना। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अगले पाठ की जो वीडियो है बहुत जल्द ही प्राप्त हो जाएगी, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो चलिए, आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद।